हेलो रोवान, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग पावर ग्रिड डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल दैट मीन्स NR1 रीजन का जो अभी रिसेंटली 13 तारीख को पेपर हुआ था उसका हम लोग पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं। आज के सेशन में मेनली हम लोग जो रिमेनिंग 40 क्वेश्चन है आउट ऑफ 120 क्वेश्चन वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि होने वाले क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर क्वेश्चन नंबर 120 तक। ये अभी अभी रिसेंटली पेपर हुआ है। अगर आपका एग्जामिनेशन आने वाली है तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये सारे सेशंस। अगर आपने इसके पहले के पार्ट 1 जहाँ पे मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ, ये पार्ट 1 और ये पार्ट 2 नहीं देखा होगा तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं। दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा रखे और यहाँ पे आई बटन पे आप उसको जाके क्लिक करके देख सकते हो। सारे लिंक्स जो है PGCL के लिए जो इंपॉर्टेंट सेशन है आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ 2020 का जो पेपर हुआ था 17 दिसंबर 2020 का, उसका पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 में हमने टोटल 120 क्वेश्चन डिस्कस किए विद डिटेल एनालिसिस। ठीक है, साथ साथ मैंने आपको वेरियस कॉन्सेप्ट भी वहाँ पे एक्सप्लेन किए। आपको बताना तो हमारे कोचिफाई चैनल के ऊपर कॉन्ट्स के जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे 17 तारीख को 17 दिसंबर को सेम पेपर में 20 क्वेश्चन काफ़ी कंसेप्चुअल पूछे गए थे। मैंने आपको काफ़ी बार रिमाइंड किया और काफ़ी सारे स्टूडेंट ने इसको देख लिया और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। तो ये सारे सेशंस आपको जाके देखना होगा। ओके, और अभी इस साल जो हमने एनालाइज किया, जो हमने रिसेंटली इस पेपर में जो इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए थे, हमारे जो जनरल इंग्लिश के फर्स्ट सेशन है और ये सेकंड सेशन है, इसमें से जो हमने कॉन्सेप्ट वहाँ पे आपको पढ़ाए थे, ठीक है, जो भी मैम ने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे। रीजनिंग और ये टॉप 50 क्वेश्चंस का अगर अपने सेशंस नहीं देखे होंगे PGCL के लिए तो प्लीज़ जाके देखना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये नए 20 क्वेश्चंस को भी हमने 20 क्वेश्चंस का भी सेशंस आपके लिए वहाँ पे प्रोवाइड किया, तो इन सबको जाके देखना होगा। आप इसको पॉज करके एक बार देख सकते हो। तो चलिए गाइस, हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन नंबर हमारा 81 है। क्वेश्चन 80 तक अभी हमने डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, द थिकनेस ऑफ अ लैमिनेशन विच रिड्यूसेस द एडी करंट लॉस इन इलेक्ट्रिकल मशीन्स वेरीज फ्रॉम। ठीक है, जो लैमिनेशंस रहती है हमारी, ठीक है, उसका थिकनेस क्या होता है ये हमें पूछा गया है। तो वो हमारा 0.5 mm से लेके 5 mm तक इसका थिकनेस रह सकता है। और ये जो एडी करंट लॉस है मेनली, ठीक है, ये एडी करंट लॉस है प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ लैमिनेशन थिकनेस। ठीक है, एडी करंट लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ लैमिनेशन थिकनेस। आपको ये ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 82। ये क्वेश्चन क्या पूछा गया, यहाँ पे हमें एक टावर का डिज़ाइन बताया गया और हमें पूछा गया कि व्हाट डज द गिवन फिगर रिप्रेजेंट। ये हमारी फिगर क्या रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे हाइट भी, यहाँ पे टॉप कंडक्टर का जो ग्राउंड कंडक्टर है, ठीक है, उस पर यहाँ पे हमारे हाइट बताई गई है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा सिंगल सर्किट 2 ग्राउंड वायर टावर है। अब मैं आपको यहाँ पे साइड के इमेज में दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए ये टावर टॉप है, मेनली ये एक स्ट्रक्चर है हमारे ट्रांसमिशन टावर का। यहाँ पे सबसे टॉप पे जो है ये हमारा ओवरहेड ग्राउंड वायर है। ठीक है, क्योंकि लाइटनिंग सर्जेस अगर आती है तो इसके थ्रू ग्राउंड हो जाती है, इसलिए हमारे पास सबसे पहले ये रहता है हमारा ग्राउंड। ठीक है, और सिंगल सर्किट है। यहाँ से एक सर्किट में हमारे पास कितने एक सर्किट में हमारे पास कितने फेज रहते हैं, 3 फेज है। और यहाँ पे आप देख सकते हो देयर आर 3 कंडक्टर्स। ठीक है, RYB के लिए रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये हमारे जैसे रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे इंसुलेटर स्ट्रिंग है, टावर बॉडी क्या होती है, हॉरिजॉन्टल मेंबर क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप इसको पॉज करके देख सकते हो। मैं आपको जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन बताता हूँ, तो ये एक सिंगल सर्किट है। अगर डबल सर्किट रहता तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 ऐसा रहते थे। ठीक है, दैट मीन डबल सर्किट है हमारा, एक टावर रहता है। बट यहाँ पे क्वेश्चन करेक्ट है क्या है, सिंगल सर्किट 2 ग्राउंड वायर टावर। यहाँ पे एक फर्स्ट ग्राउंड वायर हो गया, सेकंड ग्राउंड, यहाँ पे देख सकते हो दिस वन इज द ग्राउंड वायर। ठीक है, और यहाँ से हमारे ओवरऑल कंडक्टर्स पास ऑन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 83। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स आर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन्स नॉट प्रीफर्ड। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन को इनमें से कौन से रीजन्स की वजह से प्रीफर नहीं किया जाता। ठीक है, हमारे पास तीनों भी ऑप्शंस मैं पढ़ के बता देता हूँ। विद एन इंक्रीज इन ऑपरेटिंग वोल्टेज द नंबर ऑफ सर्किट्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ लैंड आर रिड्यूस कंसिडरेबली। ये तो कंसिडरेबल फैक्टर है और ये हम लोग इसको कंसिडर करते हैं HV लाइन्स के लिए। देर इज इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन, दैट मीन्स इफिशियंसी रेगुलेशन। आपको पता है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जितना हम लोग वोल्टेज को बढ़ाते उतना ही हमारा कंडक्टर साइज का रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, बट एक हमारे पर्टिकुलर लेवल तक ही हम लोग इसको एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज को बूस्ट अप कर सकते हैं, स्टेप अप कर सकते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर वोल्टेज को क्रॉस करने के बाद आपके पास में उसके जो नेसेसरी स्विचगियर का सर्किट रहता है उसकी भी कॉस्ट आपको बढ़ जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चंस मेनली पूछे जाते हैं। देन वी हैव अ नेक्स्ट पॉइंट विच इज इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन पर किलोमीटर डिक्रीजेस। करेक्ट है, एज द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर डिक्रीजेस। जैसे कि आपका वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर डिक्रीज हो जाता है तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी हमारी कम हो जाती है, हेंस द कॉस्ट ऑफ लाइन सपोर्ट रिड्यूसेस। ये भी हमारा कंसिडरेबल रीजन है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन को प्रीफर करने के लिए। हमें नॉट का क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्या है हमारा, देर इज इंक्रीज इन सर्ज इंपेडेंस लोडिंग एज इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ट्रांसमिशन वोल्टेज। इट इज नॉट अ कंसिडरेबल रीजन फॉर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 84। ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट फिगर फॉर
फॉल इन वोल्टेज दैट मीन्स माइनस वी इज इक्वल टू माइनस आई आर। ठीक है, तो इसमें से आपको ड्रॉप पता करने के लिए आप देख सकते हो करंट की डायरेक्शन ऑप्शन डी में। ठीक है, ये हमारा एक रजिस्टर है। ठीक है, करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से और हमारे पास जो ड्रॉप है ये कुछ इस तरीके से, जो मोशन आ रहा है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो आप इससे पता कर सकते हो जो ड्रॉप आ रहा है, फॉल जो हो रहा है ये माइनस वी इज इक्वल टू, यहाँ पे डायरेक्शन भी उसकी अपोजिट हो जाएगी, दैट मीन्स माइनस आई आर हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे। हालांकि इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है इसको एक पर्टिकुलर सेशन में आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, अगर आप चाहते हो तो इससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस पर्टिकुलर सर्किट में माइनस वी इज इक्वल टू माइनस आई आर होता है। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें लगा यहाँ पे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूज्ड फॉर एवरेज वैल्यू डिटर्मिनेशन इज कन्वीनियंट फॉर नॉन साइनोसाइडल वेव। नॉन साइनोसाइडल वेव ये कुछ इस तरीके से भी रह सकते हैं। ठीक है, तो हमें पूछा गया है इससे हम लोग एवरेज वैल्यू अगर निकालना है तो हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, तो कौन से मेथड से हम लोग निकालते हैं। साइनोसाइडल, परफेक्टली साइनोसाइडल वेव कुछ इस तरीके से हम लोग उसको आसानी से मेथड उसका एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। बट फॉर दिस वैल्यू अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन है हमारे एक वेव का, तो हम लोग उसको मिड ऑर्डिनेट मेथड से भी हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए मिड ऑर्डिनेट मेथड इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए एक पर्टिकुलर एंगल पे, ठीक है, ये मान लो कोई मान लो 18 डिग्री है, 36 डिग्री, ऐसे पर्टिकुलर एंगल के ऊपर उसका कितना एवरेज वैल्यू है, कितना वोल्टेज है, वो हम लोग कंसिडर करते हैं। जैसे हमारे पास V9 तक है तो हम लोग क्या करेंगे, V1 से लेके V9 तक ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, तो आपको ये वी एवरेज निकाल जाएंगे और इसी मेथड को हम लोग कहते हैं मिड ऑर्डिनेट मेथड। मिड ऑर्डिनेट मेथड यहाँ पे आप देख सकते हो वर्टिकल लाइंस, दीज आर द मिड ऑर्डिनेट एंड दीज आर एसेंशियल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द एवरेज वैल्यू फॉर नॉन साइनोसाइडल वेव। आप इसका वेव फॉर्म देख सकते हो, ये नॉन साइनोसाइडल है क्या, ये परफेक्टली साइनोसाइडल कुछ इस तरीके से नहीं है, करेक्ट। तो ये हमारा नॉन साइनोसाइडल वेव के लिए जो हम लोग एवरेज वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं वो हम लोग मिड ऑर्डिनेट मेथड से करते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 86, हाउ डज अ सिंक्रोनस कंडेंसर वर्क्स अंडर द हेवी लोड। आपको पता है सिंक्रोनस कंडेंसर एज अ VAR जनरेटर करके भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन ये हमें लगा है यहाँ पे, हालांकि बाकी जो क्वेश्चन थे थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे हमें देखने को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज यूटिलाइज इन इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे हम लोग कौन सा प्रिंसिपल इसको यूज़ करते हैं, तो फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कॉइल्स। आपको यहाँ पे देख सकते हो जो फोर्स रहता है फिक्स्ड कॉइल में, जो फोर्स रहता है, ठीक है, द फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कॉइल्स, ये दो करंट कैरिंग कॉइल्स है, इसके फोर्स के ऊपर ही हमारा इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप का जो पॉइंटर का डिफ्लेक्शन है रहता है वो हमारा यूटिलाइज किया जाता है। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर फोर्स में जो हमारा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है इसी से हमारा पॉइंटर मूव होता है। और यही हमें पूछा गया कि हम लोग कौन सा प्रिंसिपल यूज़ करते हैं मेनली इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे, तो विच इज़ फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कॉइल्स। ठीक है, यहाँ पे फोर्स बिटवीन टू परमानेंट मैग्नेट्स या नहीं है, आप ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 88, 3 फेज इंडक्शन मोटर हैज़ अ 27 स्लॉट 9 कॉइल 4 पोल स्टेटर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉइल्स पर फेज। आपको ये होमवर्क करके मैं दे रहा हूँ, ये इस टाइप का क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी आपको कवर कराया था हमारे पिछले 2-3 सेशंस में, तो आप इसका करेक्ट आंसर हमें टेलीग्राम पे भी कमेंट कर सकते हो या फिर एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन के साथ में आप हमें कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो इसका आपको करेक्ट आंसर मैं बता दो 3 कॉइल्स पर फेज ऐसा मेंशन किया, बट आपको बताना होगा इस आंसर के ऊपर डिपेंडेंट ना रहते हुए आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट के साथ में आपको कमेंट करना होगा। ठीक है, ये आपके लिए छोटा सा होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरिंग इज द चीपेस्ट अमॉन्ग द गिवन ऑप्शन। ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे, मैंने आपको बताया था क्लट वायरिंग इज वन ऑफ द चीपेस्ट वायरिंग अमॉन्ग दिस ऑप्शंस। केसिंग केपिंग वायरिंग थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, बैटन वायरिंग, कंड्यूट वायरिंग की थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू क्लट एंड अदर। ठीक है, और कंड्यूट वायरिंग जो है हमारे एस्थेटिकली काफ़ी अच्छी नीट एंड क्लीन रहती है, एंड बट क्लट वायरिंग कुछ इस तरीके से रहती है, यहाँ पे छोटे छोटे क्लट्स लगाए जाते हैं और इसके थ्रू हमारे कंडक्टर्स को पास किए जाते हैं, विच आर ऑल्सो इंसुलेटेड एज वेल। ठीक है, ये वायर्स है, ये पुराने ज़माने में यूज़ करते हैं, आज हालांकि काफ़ी कम बार ये यूज़ होती है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 90, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। फॉर अ साइनोसाइडल वेव फॉर्म RMS वैल्यू ऑफ अ करंट विल बी डैश टाइम्स ऑफ अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है गाइस, जो RMS वैल्यू रहता है वो कितना रहता है 0.707 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है,
VM कह सकते हैं या फिर IM भी यहाँ पे कह सकते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये आपको फैक्टर्स कुछ ध्यान में रखना होगा। RMS वैल्यू इज इक्वल टू V पीक, दैट मीन्स पीक टू पीक वैल्यू, या फिर हम लोग कह सकते हैं मैक्सिमम इंटू 0.707, जो हमारा करेक्ट आंसर है। और एवरेज वैल्यू क्या रहता है, 0.637 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू रहता है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। Then we have a next question which is question number 91. Select the correct option for the given figure. इन फिगर्स में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये हमारा 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है। यहाँ पे आप देख सकते हो, दीज आर द नथिंग बट अ 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। सिंपल सा है, देख के आप इसको पता कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 92। और 40 ओम्स रेजिस्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन है, आपको अगर उनको पूछना है तो ये थोड़े से घुमा फिरा कैसे पूछ सकते हैं। एक हमारे पास में 40 ओम्स का रेजिस्टेंस है, ये हमने ड्रॉ कर लिया 40 ओम्स का रेजिस्टर, ठीक है। इज पैरेलल विद 80 ओम्स रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हमारा अगेन एक 80 ओम्स का रेजिस्टेंस हो गया यहाँ पे। एंड करंट इन द 40 ओम्स रेजिस्टेंस इज 6 एम्पियर। नाउ वी विल हैव टू चेंज द कलर सो दैट आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो। 40 ओम्स में से जो करंट जा रहा है वो है हमारा 6 एम्पियर, करेक्ट। हाउ विल यू एड अ थर्ड रेजिस्टेंस एंड व्हाट विल बी इट्स वैल्यू इफ द लाइन करंट इज टू बी 10 एम्पियर्स, ठीक है। अगर इसमें से अगर हम लोग थर्ड रेजिस्टेंस कौन सा ऐड करेंगे सो दैट हमारा जो लाइन करंट रहेगा, ठीक है, वो रहेगा हमारा 10 एम्पियर। ये हमारे पास गिवन वैल्यूज है, इसको हम लोग सॉल्व कर देखते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास सोर्स वोल्टेज कितना रहेगा, आप देखिए पैरेलल में कनेक्शन है, ठीक है। तो पैरेलल में कनेक्शन होने के बाद इसका जो सोर्स वोल्टेज रहेगा वो हमारा कांस्टेंट ही रहेगा, हमारा इक्वल रहेगा सभी के लिए। तो इसमें से अगर हमारा 6 एम्पियर करंट जा रहा है और ये हमारा 40 ओम्स का रेजिस्टेंस है, तो हम इसके अंदर का ड्रॉप ही मतलब इसका सोर्स वोल्टेज हो जाएगा। तो 6 × 40 विल बी 240 वोल्ट, दैट मीन्स हमारे पास सोर्स वोल्टेज आएगा 240 वोल्ट, करेक्ट। ये तो हमने निकाल लिया। तो अभी हम लोग करंट निकाल सकते हैं इस 80 ओम्स का रेजिस्टेंस में से, ठीक है। वो हमारा कितना हो जाएगा, ठीक है, 240 वोल्ट का सोर्स है और इसके अक्रॉस का रेजिस्टेंस कितना है 80, 3 दैट मीन्स 3 एम्पियर, ये हमारा करंट आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें से करंट फ्लो कितना हो रहा है 3 एम्पियर थ्रू दिस 80 एम्पियर, 80 ओम्स रेजिस्टेंस। अब इस रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, सो दैट हमारा टोटल करंट का हम लोग सम अप करेंगे बाय यूजिंग KCL लॉ, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे 6 एम्पियर का करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, 3 एम्पियर का करंट फ्लो यहाँ से हो रहा है, टोटल मेन सप्लाई करंट कितना बता रहा है 10 एम्पियर, तो इसमें से करंट फ्लो कितना होना चाहिए 1 एम्पियर। अगर इसमें से 1 एम्पियर करंट फ्लो होना है तो उसका रेजिस्टेंस हम लोग निकाल पाएंगे, क्योंकि हमारे पास सप्लाई वोल्टेज है 240 डिवाइडेड बाय 1 विल बी 240 ओम्स, जो हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमने सर्किट को पहले एनालाइज करके लिया, क्योंकि मैंने आपको इजी वे से बता दिया। हालांकि सीरीज कॉम्बिनेशन में इस तरीके से नहीं आएगा, सीरीज में करंट सेम ही रहता है, आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 93। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस अबाउट टनल डायोड इज इनकरेक्ट। टनल डायोड से रिलेटेड, ये मैंने आपको टनल डायोड अच्छी तरीके से पढ़ाया है, ये हमारा इनकरेक्ट है। द विड्थ ऑफ अ डिफ्लेक्शन रीजन इज हाई कंपेयर टू द PN जंक्शन, ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। और विड्थ ऑफ द डिफ्लेक्शन रीजन हमारी लो रहती है एज कम्पेयर टू द PN जंक्शन, मैं आपको आने वाले स्लाइड्स में बताने वाला हूँ। इम्प्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन इज हाई एज कम्पेयर टू द PN जंक्शन, ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है। VI कैरेक्टरिस्टिक्स शोस नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूँ यहाँ पे, कुछ नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन रहता है ऐसा। कैरियर वेलोसिटीज आ रहा है, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। आजकल आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन ए इज़ द इनकरेक्ट, ठीक है। आप नॉर्मल PN जंक्शन डायोड में जो डिप्लेशन रीजन है यहाँ पे देख सकते हो और उसकी विड्थ देख सकते हो, ये थोड़ी बड़ी है एज कम्पेयर टू द टनल डायोड, ठीक है। और इसका डिप्लेशन रीजन जो है हमारा काफ़ी लो रहता है, ओके। और ये PN टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है जो कि काफ़ी हेवीली डोप्ड रहता है, और ये हमारे पास ग्रेटर नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज़ के कारण इस तरीके से ये चीज़ें होती है, ठीक है। और जब भी हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज अप्लाई करते थे, हमारा एक करंट है वो काफ़ी अच्छी तरीके से प्रोड्यूस कर लेता है, करंट फ्लो करा देता है टनल डायोड। ये हमारा टनल डायोड का इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके से रहती है। यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें अपीयर होती है। आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमने टनल डायोड बता दिया, ये इसका सिम्बॉल है, सिम्बॉल भी काफ़ी बार पूछा जाता है, और इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। जब हमारा वोल्टेज का वैल्यू इंक्रीज हो जाता है तो हमारा करंट फ्लो होता है, जो हमारा करंट उसमें से फ्लो होता है वो हमारा डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो हमारे टनलिंग इफेक्ट के ऊपर मेनली वर्क करता है टनल डायोड। तो ये आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। A singleton circular coil of a 60-meter diameter carries a current of a 13 to 10 to the power 4 amperes. Assuming Laplace expression for the magnetizing force due to current element, determine the magnetizing force at the point on the axis of the coil and 80 meter from the coil.
द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द स्पेस सराउंडिंग द कॉइल इज यूनिटी। रिलेटिव परमेबिलिटी हमें यूनिटी बताई गई है, मेंशन की गई। ठीक है, तो H इस केस में क्या हो जाएगा, I बाय ट्वाइस R। I'll write it down like this, H is equals to I by twice R into साइन क्यूब थीटा, करेक्ट, एम्पियर टर्न्स पर मीटर। तो हमें डायमीटर गिवन है जो कि हमारे पास 60 मीटर्स है। ठीक है, तो रेडियस ऑब्वियस सी बात है 30 मीटर आ जाएगा, इसका हाफ, करेक्ट। इस केस में हम लोग साइन थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन थीटा क्या हो जाएगा, R अपॉन, इस क्वेश्चन को अगर आप स्किप भी कर सकते थे एग्जामिनेशन में तो भी बेटर रह सकता था, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हमें लगी है। तो 30 डिवाइडेड बाय, इस केस में क्या आ जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू, ओके, 30 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, इसका वैल्यू आता है 0.351, करेक्ट, साइन थीटा। ठीक है, तो साइन क्यूब थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका हम लोग क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो जाके वो उसका वैल्यू होता है 0.0432। ठीक है, ये साइन क्यूब थीटा का। अब हम लोग इस H के फॉर्मूला में यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं। हमें क्या पूछा गया, ये तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। डिटरमाइन अज्यूमिंग द लैप्लेस एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटाइजिंग फोर्स ड्यू टू करंट एलिमेंट, डिटरमाइन द मैग्नेटाइजिंग फोर्स हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, H इक्वल्स टू 30 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाय 2 इंटू 30 R, दैट मीन्स ये रेडियस हो जाएगा, 30 हमारा करंट है, 2 मल्टीप्लाई कर दिया, साइन क्यूब थीटा का वैल्यू है 0.0432। After solving this, you will get a 216 ampere turn per meter as a magnetizing force, जिसका करेक्ट आंसर है फिर ऑप्शन सी। ठीक है, आई होप आपके क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। देखते भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 95। डैश इज यूजुअली यूज इन RF पावर एम्पलीफायर इन एन एमेच्योर रेडियो। ठीक है, एमेच्योर रेडियो दैट मीन्स हमारे जो बेसिक रॉ रेडियोज रहते हैं, इसमें हम लोग कौन सा जो एम्पलीफायर यूज़ करते हैं वो पूछा गया है। प्राइमरी एम्पलीफायर, सेकेंडरी, नॉन लीनियर, लीनियर एम्पलीफायर हम लोग मेनली उसमें यूज़ करते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। काफ़ी वेराइटी ऑफ टॉपिक्स से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए। नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन विच इज इन एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन बंडल कंडक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर रिड्यूसिंग। बंडल कंडक्टर्स का मेनली जो पर्पस रहता है टू रिड्यूस द कोरोना इफेक्ट। ठीक है, और इस कोरोना इफेक्ट ऑन ट्रांसमिशन लाइन के लिए मैंने 5 से 10 मिनट का सेशन ऑलरेडी बना चुका है। अगर ये काफ़ी पुराना सेशन है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसके लिंक आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो, या फिर मुझे पर्सनली कमेंट बॉक्स में मांग सकते हो। ये हमारे चैनल पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसको जाके देखिएगा। ये कोरोना इफेक्ट में डिटेल में विथ टेक्निकल टर्म्स, मैथमेटिकल इक्वेशंस के साथ में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। Then we have a next question which is question number 97. Dash is a proportionality factor relating to the charge between the two metal surface. काफ़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। दो मेटल सरफेस के ऊपर कैपेसिटेंस है हमारे प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर है। देखिए, ये एरिया इन मीटर स्क्वायर, ये मेटल प्लेट हो, इसका डिस्टेंस के ऊपर वो डिपेंड करता है कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके अंदर का जो डायलेक्ट्रिक रहता है इसके ऊपर भी उसका डिपेंड करता है कितना कैपेसिटेंस है। तो कैपेसिटेंस इज मेनली अ प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। Then we have a next question which is question number 98. What is the shape of hysteresis loop? मैंने आपको बताया था hysteresis के ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं, और इसका सेशन भी मैंने पर्टिकुलरली आपको बताया था। What is the shape of hysteresis loop for a silicon steel material? सिलिकॉन स्टील मटेरियल का hysteresis loop जो रहता है वो नैरो रहता है, काफ़ी कुछ इस तरीके से रहता है। ठीक है, और अगर आपने हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक का hysteresis कर्व अगर अच्छी तरीके से समझ लिया तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, और गाइस आपको ध्यान में रखना होगा, अगर हमारे पास में नैरो हिस्टेरेसिस लूप है वो इजीली मैग्नेटाइज भी हो जाता है और डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है, और इसको हम लोग कहते हैं सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 99. Which of the following method used for maintaining the voltage within limits are provided at the both ends of the transmission line? दोनों भी एंड ट्रांसमिशन लाइन के एंड पे हम लोग कौन सा इसमें से मेथड यूज़ करते हैं सो दैट हम लोग हमारे वोल्टेज लिमिट्स को हम सस्टेन एक पर्टिकुलर रेंज पे मेंटेन कर सकें। तो वो हमारे शंट रिएक्टर्स, बेसिकली शंट रिएक्टर्स इसमें हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज में। ठीक है, बेसिक हमारा क्या है, एक शंट रिएक्टर क्या होता है कि हमारा क्या एब्जॉर्बर रहता है रिएक्टिव पावर का, सो दैट हमारे एनर्जी एफिशिएंसी है हमारे सिस्टम की वो इंक्रीज करता है। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 100. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट EHV लाइन इज इनकरेक्ट? EHV लाइन में से रिलेटेड इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ऐसा पूछा गया है। ठीक है, द सरफेस वोल्टेज ग्रेडियंट ऑन अ कंडक्टर बिकम्स लोअर एज द वोल्टेज इंक्रीजेज, ये स्टेटमेंट डायरेक्टली इनकरेक्ट है। अगर आपको पता होगा कि EHV लाइन्स के जो बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं, विच फीचर्स क्या होते हैं, तो आपको ये इजीली मार्क कर सकते थे। हाई सरफेस वोल्टेज ग्रेडियंस रहते हैं हमारे कंडक्टर के ऊपर। ठीक है,
और हम लोग यहाँ पे बंडल कनेक्टर का यूज़ करते हैं। इस केस में हमारी करंट डेंसिटी पे यहाँ पे मेंशन किया है, हालांकि देखो यहाँ पे करंट डेंसिटी इंक्रीजेस एज द वोल्टेज इंक्रीजेस विद द चार्जिंग करंट, ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। और इस केस में हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी रहती है अंडर द लाइन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है, हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड रहती है। हमें लिखना नहीं हो कंप्लीटली बट मेंशन करते हैं हमको। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। द लाइन कैन बी इजीली टैप्ड और एक्सटेंडेड एज द पावर नीड नॉट टू बी कन्वर्टेड, करेक्ट है। ये भी स्टेटमेंट हमारा ईएचवी लाइन से रिलेटेड करेक्ट है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन एज अ क्वेश्चन नंबर 101। देखिए सेम हिस्टेरिसिस का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। Hysteresis is a name given to the dash of flux density behind the magnetizing force when a specimen of ferromagnetic material is taken through a cycle of magnetization, ठीक है। हिस्टेरिसिस नेम क्या है, एक हमारा एक लैगिंग है, इट इज़ गिवन टू द लैगिंग फ्लक्स डेंसिटी बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग फोर्स व्हेन अ स्पेसिमेन ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज टेकन थ्रू अ साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ। देखिए ये हिस्टेरिसिस लूप कैसे फॉर्म होता है, मेनली हमारा यहाँ पे कोएर्सिव फोर्स जो है हमारा जीरो रहता है इस केस में। अगर हम लोग उसको मैग्नेटाइज करते हैं एक पर्टिकुलर सैचुरेशन आ जाता है, फिर हम लोग उसको डीमैग्नेटाइज करते हैं, ठीक है, अपोजिट में, तो हमारी रिटेंटिविटी आती है, इसमें कोएर्सिविटी आती है, ठीक है, पर्टिकुलर रिवर्स सैचुरेशन हो जाता है। और इसी के कारण ये होता क्या है, ये हमारा लैगिंग ऑफ फ्लक्स है बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग फोर्स। एक पर्टिकुलर मैग्नेटाइजिंग फोर्स के पीछे हमारा जो फ्लक्स है वो लैग कर रहा है मेनली, उसी को हम लोग कहते हैं हिस्टेरिसिस लूप। तो ये आपको इस तरीके से आपको इसमें ईजिली समझ भी नहीं आएंगे, इसको पर्टिकुलरली आपको 10 से 15 मिनट देने ही होंगे। अगर आपने फर्स्ट टाइम अगर आप ये देख रहे होगे हिस्टेरिसिस लूप और आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो आपके लिए मैंने यहाँ पे सेशन का स्क्रीनशॉट भी मेंशन करके रखा है। वहाँ पे कोएर्सिविटी क्या होता है, रिटेंटिविटी, सैचुरेशन क्या होता है, काफ़ी अच्छी तरीके से बेसिक लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया। ये सेशन तो आप प्लीज़ जाके देखिएगा, इस पर्टिकुलर सेशन के रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। Then we have a next question which is question number 102. An alternating voltage E is equals to 400 साइन ऑफ 314 t, ओमेगा का वैल्यू है एंगुलर फ्रिक्वेंसी, अप्लाइड टू अ डिवाइस दैट ऑफर्स ओमिक रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohms. The flow of current in a one direction while preventing the flow of current in a opposite direction. Calculate the RMS value of average value respectively for the current over one cycle. एक साइकिल के लिए हमें RMS वैल्यू का हमें एवरेज वैल्यू पूछा गया, ठीक है। RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू हमें दोनों भी निकालने हैं। अगर हम लोग इस इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज का है। तो इस केस में हम लोग जो VM का है, 400 वैल्यू क्या है हमारी, ये VM की है, ठीक है। It is nothing but a value of VM, that means maximum value of voltage, and 314 is the angular frequency. तो हमें उसका कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। VM we have a 400 और रेजिस्टेंस हमारे पास में है 10 ohms का, ठीक है। तो IM का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं विच विल बी इक्वल्स टू 400 डिवाइडेड बाई 10, मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ 40 एम्पियर्स। दिस विल बी द मैक्सिमम करंट, तो हम लोग इसको RMS वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो इस केस में देखिए ये हमारा हाफ वेव रेक्टिफाइड करंट है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है वाइल प्रिवेंटिंग द फ्लो ऑफ करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन यहाँ पे हो रहा है, तो इट विल बी IM/2। ये आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ठीक है, IM/2 विच इज़ 20 एम्पियर्स, ये हो जाएगा हमारा इस केस में RMS वैल्यू। ओके, तो और ये मेनली इस तरीके से क्यों हमने निकाला, क्योंकि हमारे हाफ वेव रेक्टिफाइड करंट, तो इस केस में हमारा RMS वैल्यू आ जाएगा 20 एम्पियर, और एवरेज करंट भी हम लोग IM डिवाइडेड बाय पाई से कर देंगे। दैट मीन्स IM का वैल्यू कितना है हमारे पास 40 है, 40 डिवाइडेड बाय पाई, जो क्या आ जाएगा हमारा 40 डिवाइडेड बाय पाई विल बी इक्वल्स टू 12.73 एम्पियर्स। तो ये हो गया हमारा एवरेज RMS वैल्यू एंड द एवरेज वैल्यू फॉर द ऑफ द करंट ओवर अ वन साइकिल। इसके इसमें फॉर्म फैक्टर भी निकाल सकते हैं, फॉर्म फैक्टर आपको पता है RMS वैल्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारा क्या रहेगा एवरेज वैल्यू, ठीक है। तो दैट मीन्स हम लोग 20 डिवाइडेड बाय 12.73 करते तो 1.57 वैल्यू आता है इसका। हालांकि हमें पूछा नहीं, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 103। 2 मीटर लॉन्ग वायर इज बेंड इनटू अ सर्कल। 2 मीटर का वायर है जिसको हमने सर्कल में बेंड कर दिया। अगर हमारा करंट फ्लो हो रहा है वायर से 50 एम्पियर्स, तो हमें पूछा गया है मैग्नेटाइजिंग फोर्स, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल पूछा गया। तो 2 मीटर का वायर है जो हमने बेंड किया सर्कल में, ये हमारा यहाँ से लेके एक यहाँ तक है, 2 मीटर का वायर हमने इसको बेंड कर दिया, ठीक है, करेक्ट। तो अगर हमने बेंड किया तो ये क्या हो जाएगा अल्टीमेटली पेरीमीटर। ये हम लोग पेरीमीटर से हम लोग आसानी से रेडियस निकाल सकते हैं, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या है, सर्कल बोला गया तो होता है ट्वाइस पाई आर विच इज इक्वल्स टू 2 मीटर, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो R विल बी 1/पाई, जिसका वैल्यू है तो 0.318
मीटर्स, करेक्ट। तो ये हमारा रेडियस आ जाएगा इसके, ठीक है। अभी हमारे पास में h को हम लोग निकाल सकते हैं सर्कल के लिए, ठीक है। हमें मैग्नेटाइजिंग फोर्स पूछा गया है सेंटर के लिए, तो वो हो जाएगा I अपॉन ट्वाइस ऑफ R। I कितना है हमारे पास 50 एम्पियर से, और R रेडियस कितना है हमारे पास में 0.318, मल्टीप्लाइड बाय हम लोग करेंगे 2, 0.318, इसका वैल्यू आता है अराउंड 78.54 एम्पियर टर्न्स पर मीटर, विच इज़ अ मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, ठीक है। Then we have a next question, which is question number 104. In a higher voltage transmission line beyond 33 kV, a dash is used to make the costing economical. एक हायर वोल्टेज, जैसे हम लोग बियॉन्ड 33 kV क्रॉस करते हैं तो हम लोग मेनली सस्पेंशन टाइप ऑफ इंसुलेटर यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, सो दैट हमारी कॉस्टिंग को इकोनॉमिकल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें डिस्क कितने होते हैं उसके डिपेंड, आपका वोल्टेज लेवल कितना है उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे डिस्क भी मेंशन करते हैं, ठीक है। Next question is question number 105. In which of the following tests, which may be used to measure a synchronous impedance, should the reading be taken in a short time to avoid the armature heating? कौन से ऐसे टेस्ट में बोला गया है विच में भी यूज टू मेजर अ सिंक्रोनस इंपेडेंस, इसमें से हम लोग सिंक्रोनस इंपेडेंस को मेजर करते हैं। शुड रीडिंग भी टेकन इन अ शॉर्ट टाइम, रीडिंग हम लोगों को काफ़ी शॉर्ट टाइम में ही लेनी पड़ती है, सो दैट हम लोग आर्मेचर हीटिंग को, ओवर हीटिंग को अवॉइड कर सके। तो ये होती है हमारी शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, ओके। दो टाइप के मेथड्स रहते हैं, एक तो ओपन सर्किट टेस्ट रहती है और एक दूसरे रहती है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। Then we have a next question, which is question number 106. Which of the following type of line support used is limited to the 80 मीटर स्पैन? 80 मीटर स्पैन के लिए कौन सा लाइन सपोर्ट हम लोग मेनली यूज़ करते हैं? तो वो है हमारा स्टील पोल्स। मैंने आपको ये चार्ट बताया था, सेम क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिला। 50 to 80 मीटर तक का इसका रिकमेंडेड स्पैन रहता है। वुडन पोल के लिए सबसे कम रहते हैं, RCC पोल्स के लिए 80 to 100 मीटर तक रहता है, और स्टील टावर्स के लिए अराउंड 300 मीटर एंड अबाव हम लोग रिकमेंडेड स्पैन इसमें कंसिडर कर सकते हैं वाइल ट्रांसमिटिंग द पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 107. इफ अ कंडक्टर इज मेड इनटू अ लूप एंड अ करंट इज पास थ्रू इट, देन द मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस आर इन, ठीक है। अगर हमने कंडक्टर को एक लूप के फॉर्म में मेंशन कर दिया, अगर हमने और इसमें से करंट पास कर दिया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस कैसे रहती है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल और ऑल ओवर इट्स लेंथ। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये ऑल ओवर द सर्कल कुछ इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक लाइंस रहती है। यही इसका कॉन्सेप्ट है, आप इसको इमेज में देख के इसको समझ सकते हो। इट इज़ अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑल अलॉन्ग इट्स लेंथ। ये पर्टिकुलर लेंथ को हमने एक बेंड कर दिया एक कंडक्टर को, तो इसके ऑल अराउंड ऐसे सर्कल्स हमें बनाए देखने को मिलते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 108. इन अ सिंक्रोनस मोटर द वैल्यू ऑफ कपलिंग एंगल डिपेंड्स अपॉन, जो वैल्यू रहती है हमारी कपलिंग एंगल की वो डिपेंड करता है द अमाउंट ऑफ लोड मेड बाय द मोटर, ठीक है। आपको ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इन द गिवन सर्किट डिटरमाइन द LT इफ L1 इज इक्वल्स टू 5, L2 इज इक्वल्स टू 5 एंड L3 इज इक्वल्स टू 10 मिली हेनरी। तो आपको पता है डायरेक्टली हम लोग पैरेललिंग निकाल सकते हैं। 5 पैरेलल 5 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2.5 मिली हेनरी, और ये 2.5 मिली हेनरी जो है ये 10 मिली हेनरी के अक्रॉस में पैरेलल है, तो हम लोग निकाल सकते हैं 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 अपॉन 2.5 प्लस 10 विल बी 12.5, 2.5 इंटू 10 विल बी 25 डिवाइडेड बाय 12.5 2। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। इसका इक्विवेलेंट जो LT रहेगा, दैट मीन्स इसको कंप्लीट को रिप्लेस करेंगे आप एक इंडक्टेंस से, ये तो हो जाएगा 2 मिली हेनरी का, ठीक है, ठीक है। आई टोटली अपोलोजाइज फॉर द बैकग्राउंड नॉइसेस। अगर आपको कोई बैकग्राउंड नॉइसेस सुनाई दे रहे होंगे तो आई टोटली अपोलोजाइज फॉर दिस, ठीक है। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, इसका जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस रहेगा वो रहेगा 12 मिली हेनरी का, यहाँ पे मिली एम्पीयर लिख लिया, 2 मिली हेनरी का, ठीक है। दैट मीन्स L1 को, L2 और L3 को, ये तीनों का भी पैरेलल इक्विवेलेंट हम लोग निकालते हैं, तो वो आता है हमारा 2 मिली हेनरी का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 110. यहाँ पे एक हमारे पास फेजर डायग्राम बताई गई थी और हमें कौन से मेथड का है ये हमें पूछा गया, तो ये काफ़ी थोड़े से डिटेल में क्वेश्चन इन्होंने पूछा था। मैंने आपके सहूलियत के लिए इसको जूम और एम्पलीफाइड वे में यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया। तो ये हमारे नॉमिनल पाई मेथड का एक फेजर डायग्राम है, ठीक है। इस केस में शंट कैपेसिटेंस रहता है ईच लाइन का, दैट मीन्स हमारे फेज और न्यूट्रल का, वो हम लोग 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 111. An 8-pole 3-phase induction motor operates from a supply voltage whose frequency is 50 Hz. Calculate the speed at which magnetic field of a stator is rotating. सिंपल है, निकाल सकते हैं। 8 पोल है,
NS इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाइड बाय F डिवाइडेड बाय P हो जाएगा। 120 मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी कितने हैं हमारे पास 50 डिवाइडेड बाय पोल्स कितने हैं 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 15 इंटू 50 विल बी 750 RPM, ठीक है। 120 डिवाइडेड बाय 8 विल बी 15 मल्टीप्लाइड बाय 50 विल बी इक्वल्स टू 750 RPM। ये हो जाएगा हमारा स्पीड एट विच द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ स्टेटर इज रोटेटिंग। Next question we have which is question number 112. Which of the following statements about a core type of transformer compared to the shell type of transformer is incorrect? मैंने आपको थियोरी का एक सेशन लिया था काफ़ी दिनों पहले, उसमें मैंने आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था। स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्या है हमारे पास में अबाउट कोर टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर? कोर सराउंड्स द कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वाइंडिंग, ये नहीं है, वाइंडिंग सराउंड्स द कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कोर, ऐसा है बेसिकली। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर का। ये अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा। कोर टाइप ऑफ और शेल टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर में क्या क्या डिफरेंस रहते हैं आपको मैंने मेंशन कर दिया। द वाइंडिंग सराउंड्स द कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ कोर एंड शेल टाइप में क्या है, कोर सराउंड्स द कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ वाइंडिंग। ये आपको फिजिकली एक थ्योरी का जो सेशन है उसमें मैंने आपको अच्छी तरीके से इसमें एक्सप्लेन करा था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। हालांकि ऑप्शन बी क्या है, इट इज़ मोर सुटेबल फॉर द हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर, ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। द वाइंडिंग आर फ्रॉम वाउंड एंड ऑफ सिलेंड्रिकल टाइप। द मीन लेंथ ऑफ अ कॉइल इज शॉर्टर। स्टेटमेंट सी क्या था, द वाइंडिंग आर फॉर्म वाउंड एंड आर ऑफ सिलेंड्रिकल टाइप। द मीन लेंथ ऑफ अ कॉइल इज शॉर्टर। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान में रखना होगा। द मीन लेंथ ऑफ अ कॉइल टर्न इज शॉर्टर, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसका आपको ये ध्यान में रखना होगा। ऐसे मेनली कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चन आपको पॉइंट्स आपको पूछे जा सकते हैं। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 113. डैश इज मोस्टली caused by the leakage over insulator and is always neglected in a power transmission line. Shunt conductance is mostly caused by the leakage over insulators and is always neglected in a power transmission line. ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट सबस्टेशन टाइप ऑफ बेस्ड ऑन एन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के बेस पे जो हम लोग सबस्टेशन के टाइप्स डिवाइड करते हैं, तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? तो प्राइमरी ग्रिड सबस्टेशन, ठीक है। और देखिए मेनली मोबाइल सबस्टेशन, स्टेप अप सबस्टेशन आता है, स्टेप डाउन सबस्टेशन आता है, ठीक है। सेकेंडरी सबस्टेशन आता है, डिस्ट्रीब्यूशन आता है, मोबाइल एंड इंडस्ट्रियल। दीज आर द बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। हम लोग मेनली एप्लीकेशन हो गया, सर्विस हो गया, ऑपरेटिंग वोल्टेज, लोकेशन, उसके ऊपर हम लोग सबस्टेशंस को डिवाइड करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटिंग वोल्टेज भी हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। आपको ये ध्यान में रखना होगा। हाई वोल्टेज सबस्टेशन मेनली हमारा 11 kV से लेके 66 kV तक रहता है। एक्स्ट्रा EHV जो रहता है हमारा 132 kV से लेके 400 तक रहता है। अल्ट्रा हाई वोल्टेज अबव 400 kV रहता है। और डायरेक्ट करंट हाई वोल्टेज का हमारा मेनली प्लस माइनस 250 kV, 400 kV प्लस माइनस 500 kV का भी रहता है, आपको ध्यान में रखना होगा। एंड इन दिस केस SF6 गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन इज नॉट अ टाइप ऑफ बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन मेथड। दैट मीन्स एप्लीकेशन के ऊपर जो हम लोग डिफ्रेंसिएशन करते हैं इस सबस्टेशन का, ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। देन वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 105. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ AC? AC का इसमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है? AC आर अट्रैक्टिव एंड कैन बी यूज फॉर इलेक्ट्रो फिशिंग, इलेक्ट्रो प्लेटिंग, ये हमारा इनकरेक्ट है, ठीक है। इट इज़ नॉट अ एडवांटेज। हालांकि आप तीनों भी स्टेटमेंट पढ़ सकते हो, इंपॉर्टेंट है। वेन एवर इट इज़ नेसेसरी AC सप्लाई कैन ईजिली कन्वर्टेड टू ऑब्टेन DC सप्लाई, ये स्टेटमेंट करेक्ट। लेकिन DC टू AC जाने के लिए हमें इन्वर्टर की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसमें काफ़ी सारे हार्मोनिक्स इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग मेनली AC प्रीफर करते हैं हमारे इंडस्ट्रियल और हाउस होल्ड एप्लीकेशंस में, ठीक है। Then we have a next question which is question number 116. The following is not an advantage of gravity control instrument. Gravity control instrument का इसमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है? ये चीपर रहता है, देन अ स्प्रिंग कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट करेक्ट है, नॉट सब्जेक्टेड टू द फटीग एंड अनअफेक्टेड बाय द टेम्परेचर वेरिएशन। बट इसकी स्केल यूनिफॉर्म रहती है क्या? नहीं, इसकी स्केल यूनिफॉर्म नहीं रहती है, इंपॉर्टेंट है। और उसका मेनली ड्रॉबैक क्या है, ठीक है, ये हमें वर्टिकल पोजिशन में ही रखना पड़ता है, इंपॉर्टेंट है ग्रेविटी कंट्रोल का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। Then we have a next question which is question number 117. Watt-hour meter can be produced using induction effect. Induction effect को हम लोग यूज़ करके watt-hour meter को हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। Then we have a next question which is question number 118. The magnitude of a magnetic field at a distance r from a long straight wire carrying current I is given by, which is equals to B is equals to alpha naught I by twice pi r.
ये हमारा इसका स्टेटमेंट का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। डिस्टेंस आर फ्रॉम द इन्फिनिट लॉन्ग स्ट्रेट करेंगे, हमारा इन्फिनिट लॉन्ग स्ट्रेट करंट है, ये हमारा डिस्टेंस है पर्टिकुलरली, ठीक है। हमें पूछा गया एट डिस्टेंस आर फ्रॉम अ इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू व्हाट, बी इज इक्वल टू म्यू जीरो, यहाँ पे अल्फा जीरो भी है मेंशन, आप म्यू जीरो भी कर सकते हो, आई अपॉन ट्वाइस पाई आर हो जाएगा। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। Then we have a next question, which is question number 119. Which of the following law is applied for the mesh analysis for the network? इसमें से कौन सा हम लोग लॉ मेश एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं? काफ़ी सिंपल है, KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन वी हैव अ लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन इज क्वेश्चन नंबर 120। इसके साथ हमारे कंप्लीटली 120 क्वेश्चन हमारे डिस्कस हो जाएंगे इस PGCL पेपर के। एम्पियर टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ ईच पार्ट ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स डिपेंड अपॉन, जो एम्पियर टर्न्स रहता है पर यूनिट लेंथ ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल वो डिपेंड करता है हमारी वर्किंग फ्लक्स डेंसिटी के ऊपर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस डिटेल में समझ में आएंगे। आशा करता हूँ गाइस आपको आज का सेशन समझ में आया और इसके पहले के सारे सेशंस आपको अपने अच्छी तरीके से डिस्कस कर लोगे। अगर आपका पेपर आने वाला है PGCL NR1 डिप्लोमा ट्रेनिंग का या फिर डिप्लोमा ट्रेनिंग के कोई भी रीजन का अगर आपका पेपर रिमेनिंग है तो आप हमारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी सेशन जाके देख सकते हो, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और हमारे PGCL की सीरीज़ को भी फॉलो कर सकते हो। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर करेगा। हमारे चैनल कोचिफाई और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेगा सो दैट मैं आपको वहाँ पे अपडेट्स प्रोवाइड कराते रहता हूँ। कोई भी दिक्कत आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, इसके प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखिए, यहाँ पे आप क्लिक करके इसको देख सकते हैं। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव अ नाइस डे।